सुमन किसी काम से अपने घर की छत पर गई। इतनी भयंकर गर्मी से कपड़े भी ज़्यादा देर तक धूप में रह गए तो पूरे के पूरे कपड़े रंग छोड़ने लगते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सुमन इस बार की गर्मी को कोस रही थी। हर साल का यही है, एक के बाद एक साल का ही रिकॉर्ड तोड़ रही है यह गर्मी। उफ! जैसे ही बुदबुदाती सुमन छत पर पहुंची वैसे ही रूबी वहां दिख गई। रूबी को देखकर सुमन थोड़ी चकित भी हो गई। कमाल है यह लड़की भी, धूप में पानी में कहीं भी बैठा दो चुपचाप बैठी काम पूरी करती रहेगी। सुबह रूबी के हाथों से गिरकर कांच का प्लेट टूट गया था। उसी के दंड स्वरूप सुमन चाची ने रूबी को धूप में गेहूं बीनने का आदेश दिया था। सुबह की धूप अब धीरे धीरे पूरे छत को अपनी बाहों में घेरती जा रही थी। सुमन ने देखा रूबी का गोरा रंग धूप की हल्की तपीस में और भी चमक रहा था। मन ने कहा, सुमन तू इतनी निर्दयी क्यों बन गई है? पर उत्तर उसके पास नहीं था। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तब जेठानी कुसुम के रूप रंग को देखकर धक रह गई थी। वह उनके आसपास भी कहीं नहीं ठहरती थी। कुसुम जीजी ने प्यार से उसे बाहों में भर लिया था और एकांत होते ही बोली थी, हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, बस 2 भाई हैं, तुम हमारी बहन बनोगी ना? वह मुस्कुराकर आश्वस्त हो गई थी। जिसे अपने रूप का तनिक भी गर्व नहीं, उससे भला कैसे डरना? पर सब कुछ वैसा ही नहीं होता है जैसा व्यक्ति सोचता है। प्राय किसी भी काम से पहले सांस का स्वर उसे आहत कर देता। सुमन बेटा, जरा कुसुम से भी पूछ लेना कि भरवा भिंडी कैसे बनेंगे। पति अमर को अभी तक अपनी भाभी के हाथों के स्वाद की आदत पड़ी है। उसका तन मन सुलग उठता। कैसे प्यार भरी चाशनी में लपेट कर सास ने उसे जता दिया था कि अभी तुम रसोई में कच्ची हो। सुमन धीमे कदमों से आंगन में पहुंची और उसे झंझोड़ कर बोली, इतनी देर में बस आधा कनस्तर गेहूं बीना है, चल उठ, रसोई में जाकर नाश्ता कर लें। रूबी चुपचाप उठ गई। सुमन जब मन ही मन दयावान होती तब भी क्रोध से ही उसे परेशानी से नजात दिलाती। धूप की ताप से परेशान रूबी को देखकर मन में तो दया उपज रही थी, पर दिखाने से तो मन के तहखाने का सच सामने आ जाता। अतः नाश्ते के बहाने उसे वहाँ से उठा दिया गया था। रूबी ने स्टील की छोटी प्लेट हटाकर देखा। 2 रोटियों पर आलू के कुछ टुकड़े रखे थे। वह चुपचाप खाने लगी। छुट्टी का दिन था। वह परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना चाहती थी, पर अब रसोई के काम का समय हो गया था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसी समय पानी लेने पूजा वहाँ आ गई। उसे खाते देखकर बोली, यह क्या रूबी दीदी, आप रोटी क्यों खा रही हैं? हमने तो पेटीज खाई है। रूबी के मन में हलचल मची, पर संभालने की आदत पड़ चुकी थी उसे। बोली, आज लखन काम पर नहीं आया है तो बासी रोटी कौन खाता? इस महंगाई में अनाज फेंकना नहीं चाहिए। पूजा ने 2 डोंगे खोल डाले और पेटीज उसकी प्लेट में रखते हुए बोली, पता है आप बहुत अच्छी गृहस्थन हैं, पर चक्कर तो देखिए। वह पानी लेकर मटकती हुई बाहर चली गई। रूबी की आंखें सदा ऐसे प्रसंगों पर नम हो जाती हैं। पूजा उससे 7 वर्ष छोटी है। जब अमर चाचा का विवाह हुआ तब रूबी 5 वर्ष की थी। नई चाची को हुलस हुलस कर देखती। वे टॉफ़ी देती तो झट उनकी गोद में बैठ जाती। चाची आप बहुत अच्छी हैं, वह कहती। सुमन तब उसे बहुत प्यार करती थी। 2 बरस पूरे होते होते ही पूजा आ गई तो रूबी फूली ना समाई। स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने लगती। कभी कभी सुमन उसे टोकती, देख संभल कर, गिरा मत देना। माँ सामने होती तो आगे बढ़कर उसका हाथ पूजा की गर्दन के नीचे लगा कर कहती, देख बेटा, छोटे बच्चों को ऐसे संभाल कर गोद में उठाते हैं। रूबी को जब भी अतीत याद आता वह उदास हो जाती। दादी जब बहुत बीमार थी तब वह उनसे कहती, दादी आप कब ठीक हो जाएंगी? पता नहीं, ठीक हो जाऊंगी या जाने का समय आ गया है, दादी खांसते हुए कहती। कहाँ जाना है दादी? वह भोलेपन से पूछती तो दादी की आंखों की कौर भीग जाती। तुम्हारे दादाजी के पास, दादी दुख से शून्य में देखते हुए बोलती। तब तक वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जन्म और मृत्यु का अर्थ समझ सकती थी। उसे पता था कि दादाजी अब इस संसार में नहीं हैं। नाश्ता करके उसने प्लेट धोकर रख दी। तभी सुमन आ गई। बोली,
रूबी, जितना आटा है गूंद कर रोटी बना लो, दाल हमने बना दी है, गोभी आलू भी बना लेना। जी चाची जी, सब हो जाएगा, उसने सादगी से कहा। सुमन कमरे में पहुंची तो पूजा ने घेर लिया। मम्मी, आप ऐसा क्यों करती हैं? उसने कहा। क्या ऐसा करती हूँ? सुमन ने पसीना पूछते हुए पूछा। दीदी को बासी रोटी क्यों दी? सुमन के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभर आई। वह पूजा के समक्ष लज्जित होना नहीं चाहती थी। अपने आप को संभालती हुई बोली, कल को उसका विवाह होगा और वहाँ बासी भी खाना पड़ा तो उसे दुख तो नहीं होगा? मम्मी, यह तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे घर में क्यों करोगी उनकी शादी? उनके लिए खूब अच्छा घर खोजना। पूजा ने कहा तो वह खींचते हुए बोली, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? पूजा जाते जाते ठिठक कर बोली, इतनी सुंदर है दीदी, उन्हें तो कोई बिना दहेज के भी ब्याह लेगा। सुमन के मन पर किसी ने जैसे पत्थर मार दिया। वह जब से ब्याह कराई यही तो सुनती रही, बड़ी बहू बहुत सुंदर है, उसकी बेटी भी माँ पर ही गई है। कभी पड़ोसी नहीं कहती, कभी रिश्तेदार। वह डूबते मन से सुनती रहती। अमर अक्सर कहता रहता, भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, उनके हाथों में तो जादू है जैसे। माँ जी तो खाने की मेज पर बैठते ही पूछती, कुसुम बेटा, आज क्या बनाया? हालांकि यह सब जानकर नहीं होता था, पर ये अप्रत्यक्ष सी टिप्पणियाँ उसका मन आहत कर जाती। वह अपमानित सा महसूस करती स्वयं को। साड़ी वाला साड़ियाँ लेकर प्राय घर पर ही आया जाया करता था। माँ जी स्वयं ही साड़ियाँ चुनती और कहती, ये लाल रंग तो अपनी कुसुम पर खूब खिलेगा। सुमन बेटा, तुम पर यह हल्का पीला रंग फबेगा। वह उदास हो जाती। लगता यह सीधा प्रहार है उसके साधारण रूप रंग पर। मन के अंदर ईर्ष्या की ज्वाला सी धधकने लगती। जब एक दिन कार दुर्घटना में जेठ जेठानी की अचानक मृत्यु हो गई तो पूरे घर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। कुछ वर्ष पहले ही माँ जी की मृत्यु भी हो चुकी थी। लाख ईर्ष्या थी, पर उस हादसे ने उसे अवाक कर दिया था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। उसे जेठानी का चेहरा अक्सर याद आता रहता। सोचती, इतने थोड़ी समय का साथ था, पर मैं ना समझ उनसे चिढ़ने में ही लगी रही। धीरे धीरे मन को शांत कर सकी थी। जब सूद आई तो सामने पहाड़ की तरह एक उत्तरदायित्व उसे परेशान करने लगा। क्या होगा रूबी का? जैसे ही उसे सीने से लगाती तो अतीत के कई स्वर उसे आंदोलित करती और वह पुनः विक्षिप्त सी हो उठती। विवाह की पहली रात ही अमर ने कहा था, सुमन, हम चाहते हैं कि तुम्हारा मीठा स्वभाव उसी तरह माँ के मन पर राज करे जैसे भाभी का करता है। पहले ही दिन पति से मीठी प्यारी बातों के स्थान पर ऐसी बात उसे आश्चर्यचकित कर गई। वह कह रहा था, भैया भाभी ने इस घर के लिए बहुत से त्याग किए हैं, पर कभी भी उल्हाना नहीं दिया। अमर ने उसे बताया कि कैसे बाबूजी के कम वेतन में इस घर में गरीबी का राज था। भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ कुछ ट्यूशन ले रखी थी ताकि घर की स्थिति में भी सुधार आए और वह पढ़ाई भी पूरी कर लें। भैया की लगन और परिश्रम से उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। घर में सुख के छोटे छोटे पौधे लहराने लगे। जब भाभी ब्याह कराई तो उन्होंने भी हर प्रकार से घर के हितों का ही ध्यान रखा। उनकी जिद से मैं MBA कर सका और आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। सुमन को याद है कि कैसे अपनी उबासियों को रोककर उसने सारी बातें सुनी थीं। उस रात की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने मन का उफनता हुआ लावा सदा मन में दबाए रखा। जब जेठ जेठानी चले गए तो वह लावा समय असमय रूबी पर फूटने लगा। रूबी के विवाह के नाम पर जेठ जेठानी ने बहुत पहले ही एक पॉलिसी ली थी, जिसे अब निश्चित समय पर आगे बढ़ाना अमर के जिम्मे था। जब तक रूबी 20 बरस की होगी उसके विवाह के लिए अच्छी रकम जमा हो चुकी होगी। फिर भी वह समय समय पर रूबी के विवाह की चिंता दिखाने बैठ जाती। इस महंगाई में अपनी बेटी का विवाह करना ही कठिन है, ऊपर से जेठ जी की बेटी का भी सब कुछ हमें ही संभालना है। उसकी बातों से आस पड़ोस की महिलाएं बहुत प्रभावित हो जाती, लेकिन अमर खींच उठता, जो सुमन को सहन नहीं होता था। अमर कहता, भैया सिर्फ रूबी के लिए ही नहीं, अपनी पूजा के लिए भी छोड़ कर गए हैं। दोनों उसमें ब्याह जाएंगी। सुमन खींच कर कहती, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी भैया भाभी की स्तुति सुनने का समय नहीं है मेरे पास।
रूबी पढ़ाई में बहुत तेज थी। घर के सारे काम निपटा कर अपनी पढ़ाई पूरी करती। कभी पूजा कुछ पूछती तो उसे भी पढ़ाने में समय देती। एक दिन सुमन की दूर की मौसी का फ़ोन आया कि वे अपने बेटे के लिए लड़की देखने आ रही हैं। उनका एक ही बेटा था। 2 बेटियों का विवाह कर चुकी थी। अब बेटे का शीघ्र विवाह करना चाहती थी ताकि विदेश जाने से पूर्व उसके पैरों में बेड़ियां डाल दें। सुमन ने रूबी से कहा, मेरी दूर की मौसी आ रही हैं, पहली बार आएंगी, खूब खातिरदारी करना। पूजा ने तुरंत टोका, फिर दीदी कॉलेज कब जाएंगी? हम सब कर लेंगे चाची जी, आप चिंता न करिए। सुमन ने पूजा को क्रोध से देखकर कहा, तुम्हारी तरह आलसी नहीं है रूबी, सब कुछ मैनेज करना जानती है। कहने को तो वह कह गई, परंतु उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रूबी से काम करवाने के चक्कर में अपनी बेटी पर कटाक्ष कर बैठी। वह मन ही मन में अपनी नासमझी पर विकल हो उठी। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है और उस सब की जिम्मेदारी उसी पर है। अपना हाथ एक साथ दोनों पर रख कर बोली, हमारा मतलब है कि आज तुम भी अपनी दीदी का हाथ बटाओ और सीख लो कि कैसे वह सब बनाती हैं। अपनी गलती सुधारती सुमन तीव्रता से बाहर चली गई। मौसी आई तो उनका पुत्र सागर भी साथ आया। उसने बहुत जल्दी हर एक का मन जीत लिया। भोजन करने बैठे सब तो मौसी ने खूब प्रशंसा आरंभ कर दी। सुमन बोली, दोनों बहनों ने मिलकर बनाया है। नहीं आंटी, पूजा तुरंत बोली, यह सारा खाना दीदी ने बनाया है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी गृहस्थन हो बेटा। मौसी ने प्यार से रूबी को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? जी रूबी। पढ़ती हो? मौसी ने अगला प्रश्न उछाल दिया। बीए फाइनल में, रूबी ने धीरे से कहा। काश वह लड़की भी तुम्हारी ही तरह गुणी हो जिसे हम लोग सागर के लिए देखने जा रहे हैं। मौसी और सागर के जाने के बाद रूबी कॉलेज चली गई। उसके 2 पीरियड छूट चुके थे। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर में बहुत सन्नाटा था। मौसी और चाची धीरे धीरे कुछ बोलकर चुप्पी साध लेती थी। सागर न्यूज़पेपर पकड़कर लगातार कुछ सोच रहा था। रूबी ने पुस्तकें रखी और सुमन के पास जाकर बोली, चाय बनाऊं चाची? मौसी ने चौंक कर उसे देखा। उनकी आंखों में जाने क्या था। सुमन ने कहा, हाँ, साथ में कुछ गरम गरम पकोड़े भी बना लो। रूबी लौटी तो उसने सुना मौसी कह रही थी, कितनी प्यारी और शांत स्वभाव की है तुम्हारी रूबी। रात तक रूबी को उन लोगों की चुप्पी का कारण पता चल गया था। इन लोगों को तो लड़की पसंद थी जो वे देखने गए थे, पर उस लड़की ने एकांत में सागर से कहा कि वह किसी से प्यार करती है। माँ बाप जबरन उसकी शादी करवा रहे हैं। पूजा ने ये सारी बातें करते मौसी और माँ को सुना था और रूबी को बताने चली आई थी। रूबी के काम में हाथ बटाते हुए वह निरंतर कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। रूबी मन ही मन सोच रही थी कि वह लड़की कितनी बहादुर है जिसने सच को इस तरह सामने रख दिया। खाने की मेज पर सब बैठे तो मौसी ने कहा, रूबी बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो। आप खाइए, हम गरम गरम रोटी सेक रहे हैं। मौसी ने उसे बहुत हसरत से देखा और अचानक बोली, सुमन, अपनी रूबी हमें दे दो। फिर उन्होंने सागर से कहा, क्यों सागर, रूबी हमें बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए मांग लें? रसोई में कदम रखते रखते रूबी ने सुना तो हठात ठहर गई। पूरा शरीर सिहर उठा। चाची से पहले चाचा ने कहा, आपकी ही बेटी है मौसी, जब चाहें अपना बना लें, लेकिन रूबी से तो पूछिए। अचानक उसे सागर का यह स्वर सुनाई दिया। इस असंभव सी बात पर वह आश्चर्यचकित भी थी और प्रसन्न भी। मन उत्तेजना से धड़क रहा था। क्या यह कोई सपना है? मौसी ने अगली बार उसके आते ही अपनी बगल में बिठा लिया। बैठो बेटा, रोटी सुमन बना लेगी। उनकी बात पर सुमन घबरा कर उठ गई और रूबी को बैठना पड़ा। मौसी ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, एक बात सच सच बताना, हमारा सागर कैसा है? रूबी ने धीरे से पलकें उठाई। सागर मुस्कुरा रहा था। उसे घबराहट सी होने लगी। अचानक आए ये अनोखे पल उसे अवाक कर रहे थे, पर स्थिति का सामना तो करना था। उसने अपने चाचा की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छे हैं। इससे शादी करोगी? मौसी ने फिर पूछा। घबराकर उसने फिर चाचा की ओर देखा।
उन्होंने हाँ का संकेत दिया तो गर्दन झुकाते हुए लज्जा कर उसने हाँ में हिला दी। थैंक यू रूबी। अचानक सागर का स्वर उसके कानों में गूंजा। मुझे तो पहली ही नज़र में आप पसंद आ गई थी। मौसी ने आश्चर्य से उसे देखा और फिर बोली, अरे तो पहले ही क्यों नहीं कहा, हम वहाँ जाते ही नहीं। सागर ने संकोच से उधर देखा। माँ, मैं आपका वचन तोड़कर कभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आपने अपने वहाँ जाने की सूचना उन्हें दे रखी थी। वाह बेटा वाह, अमर ने झट से कहा। आजकल ऐसी अच्छी सोच कहाँ देखने को मिलती है। सुमन मन ही मन में सोच रही थी कि जेठ जेठानी अकेली छोड़ गए बेटी को, पर देखो तो घर बैठे विदेश में बसा लड़का मिल गया। पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा। अमर को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह कुछ कहकर उसके मन को दुखी नहीं करना चाहता था। सारी स्थिति को स्वयं ही संभालते हुए उसने कहा, मौसी, आपका बेटा हमें भी बहुत पसंद है। अब आप आज्ञा दे तो शगुन देकर इसे अपना बना लें। मौसी ने तुरंत कहा, यह तुम्हारा ही है अमर। प्रसन्नचित्त अमर रसोई में जाकर सुमन से बोला, सुमन, चलो अपनी बेटी के शगुन की रस्में पूरी कर लेते हैं। तुम्हें ही माँ और चाची का फर्ज निभाना है। सुमन कुछ कहने जा रही थी, पर उसी समय पूजा आ गई तो उसने मन की बात बाहर नहीं निकाली। पूजा आते ही सुमन से लिपट गई। बोली, हाय मम्मी, रूबी दी अब हमें छोड़कर चली जाएगी। सुमन के मन में अचानक कुछ घनघना उठा। इतने वर्षों से इस घर का हर काम रूबी ने ही संभाला हुआ था। अब क्या होगा, कैसे होगा। सुमन ने पूजा और अमर को देखा। तब अमर बोला, पूजा ठीक कह रही है। बहुत थोड़ा समय है जिसमें हमें रूबी को जी भर कर लाड देना है। अमर जैसे ही घूमा, देखा द्वार पर रूबी खड़ी थी और उसके आंसू झरने लगे थे। बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर आ जा। अचानक सुमन ने कहा। वह सुबकती हुई आई तो सुमन ने आंचल से उसके आंसू पोंछ डाले। आज तो खुशी का दिन है, फिर रो क्यों रही है। रूबी उनके गले से लग गई तो धीरे धीरे सुमन ने उसे बाहों में भर लिया। चुप हो जा और पूजा, इसे अच्छे से साड़ी पहनाकर तैयार कर। हम सागर के टीके की थाली बना रहे हैं। अमर जा चुका था। पूजा रूबी को लेकर चली तो अचानक सुमन ने कहा, बेटा रूबी, मेरी किसी बात का दुख ना मनाना। मैं तो हूँ ही पगली। कभी यह भी नहीं सोचा यह तो पराया धन है, इसे जी भर कर प्यार कर लूँ। नहीं चाची, आप तो हमें घर गृहस्थी के योग्य बनाना चाहती थी। यह तो माता पिता ही सिखाते हैं। सुमन ने भरी आंखों से उसे देखा, एकदम अपनी माँ जैसी सादगी से भरी हुई। रूबी चली गई तो सुमन जल्दी जल्दी थाली सजाने लगी। उसके हाथ तीव्रता से चल रहे थे और उसी रफ्तार में वह सोच में डूब गई थी। आखिर वह इतने दिनों से किससे चिढ़ रही थी? उस जेठानी से जिसने सदा उसे छोटी बहन माना था। यह क्रोध क्या उसे इसलिए सताता रहा कि सास क्यों जेठानी को अधिक प्यार करती थी, या इसलिए कि वह क्यों नहीं उनकी तरह समर्थ थी? तो फिर क्यों रूबी को भी उसी क्रोध का शिकार बना डाला? मन के बवंडर को संभालते हुए वह टीके की थाली लेकर बाहर आ गई। पूजा भी तब तक रूबी को लेकर आ गई थी। सुनहरे बॉर्डर वाली हरी जरीदार साड़ी में रूबी एकदम राजकुमारी लग रही थी। मौसी ने उसे अपनी बगल में बैठा लिया और लाड से उसे देखते हुए सनील का डब्बा खोलकर सुंदर सा हार उसके गले में पहना दिया। माथे पर रोली का टिक्का लगाकर बोली, सुमन, तुम्हारी बेटी अब हमारी हुई। सुमन का मन धक से रह गया। एक बार फिर वह किसी अपने को खोने जा रही थी तो क्यों नहीं उसे कभी जी भर कर प्यार कर पाई। सुमन देर से जिस बवंडर से जूझ रही थी वह आखिर बांध तोड़कर बह निकला। बहुत भोली है हमारी बेटी, इसे हम बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे सुमन, मौसी ने बीच में ही टोक दिया। रूबी ने पलके उठाकर रोती हुई चाची को देखा तो उसका मन भी भर आया। सुमन सागर को टीका करने लगी तो उसने कहा, आपसे वादा करता हूँ इन्हें कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगी। रूबी को लग रहा था जैसे वह कोई स्वप्न देख रही थी। आखिर इतना प्यार चाची ने कहाँ छुपा रखा था और क्यों छुपा रखा था? जाने कितनी बातें सुमन के अंतर मन में छुपे हुए थे जो बूंद बूंद बनकर रिसने लगे थे। रूबी ने देखा और उनके गले से लग गई। एक कांपता सा रुदन उसके कंठ से भी फूट निकला था।
छोटी माँ। सुमन के स्वर गायब से हो चुके थे, फिर भी लर्जती ध्वनि से कह गई, क्षमा कर देना मेरी बच्ची। रूबी के आंसुओं से उसका कंधा भीग गया था और रूबी अस्फुट स्वरों में फुसफुसा रही थी। माँ कभी माफ़ी नहीं मांगती हैं, बस आशीर्वाद देती हैं। रूबी के ये अस्फुट शब्द सुमन के अंतर्मन को हुलसाते चले गए थे। यह कैसा मधुर सा एहसास था, किसी को अपना पूरी तरह बना लेने का। काश मन के दरवाजे बहुत पहले ही खोल दिए होते। उसने प्रफुल्लित मन से रूबी का माथा चूम लिया था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।